किरकेगार्ड एक बहुत ही उम्दा फ़लसफ़ी रहा है। मतलब वो उन लोगों में से है कि जो 22वीं ज़बान उसने फ़लसफ़े को बहुत चीज़ें दी हैं, जैसे न्यूटन नीत्शे का है ज़बान। वो बहुत खूबसूरत फ़लसफ़ी है। अगर जदीद दौर में जदीद तरीके से एक प्रॉपर क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करने का कोई तरीका है तो वो कोशिश किरकेगार्ड ने की है और बहुत खूबसूरत कोशिश है वो। उसने कांटियन अंदाज में कांट को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि कांट की क्रिटिक हैं उसकी मोस्टली किताबें, तो वो उस क्रिटिसिज्म को वो सबलिमिनरी रखता है, जहाँ पे आपको कहता नहीं है कि वो क्रिटिसिज्म है। वो एक फिक्शनल राइटर खुद बनता है और पूरा एक नेचर होता है उस फिक्शनल राइटर का। उसकी सारी आर्ग्यूमेंट जो होती हैं वो उस राइटर्स के डिपेंडेंट होती हैं। खैर वो एक पूरा अलग अंदाज है रिलीजन को पेश करने का। एक वो हैं और बरक्सां का तो बता दिया। इस तरह के मुख्तलिफ लोग थे इस दौर में जिन्होंने रिलीजन के ऊपर लिखा था। फिर पॉजिटिविस्ट हैं जो बाकायदा रिलीजन की रद्द में लिख रहे थे। और इस ज़माने में कांट फ़लसफ़े में काफ़ी, मतलब यूँ समझ लें कि सबसे बड़ा नहीं तो एक बहुत ही कलीदी किरदार है कांट का चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। या तो फ़लसफ़ा 1950 तक कांट की क्रिटिक है या कांट की एक इंटरप्रिटेशन है अपनी। तो लामहला चीज़ें घूम फिर के कांट तक जाती थी, आज भी वही है। उनकी एक बड़ी जामे किस्म की तनकीद है चीज़ों पे। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के, उन मबाहिस को सामने रखते हुए इकबाल जो है मज़हब के इम्कान की इस दौर में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर आपने पूरी किताब पीछे से पढ़ी है तो उसके लिए इस चैप्टर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वही बातें हैं जो पीछे हो चुकी हैं। इस सब चीज़ों को एक सम अप करके उन्होंने इस चैप्टर में बताया हुआ है। नहीं, ये पढ़ लें तो ये सवाल काफ़ी है लेकिन जो बाकी उस किताब के सवालात हैं जिनमें ये है कि फ़र्द की क्या अहमियत है, खुदा की फ़र्द के साथ क्या अहमियत है, फ़र्द और खुदा के दरमियान फ़ितरत की क्या अहमियत है, फिर फ़ितरत चलती कैसे है, फ़र्द अपनी साइकोलॉजिकल ग्रोथ में कैसे डेवलप कर रहा होता है, उसकी स्पिरिचुअल नेचर कैसी होती है, पुराने मज़ाहिब किस तरह के हैं, जो इस्लाम ख़ासकर वो इस्लाम के ऊपर है, नया एक अगर मुमकिन इस्लाम हो सकता है तो वो किस तरह का होना चाहिए, वो पूरी बहस पीछे है। वो अगर साथ है तो ये बड़ी सिंपल सा चैप्टर है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। अगर वो साथ नहीं है तो इसकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। आप पढ़ लेंगे मगर बहुत सी बहसें हैं जो कि इसमें बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं की गई। पहले 4 चैप्टर अहम हैं जो बुनियादें बनाते हैं कि क्या क्या हैं। तो वो कहता है कि रिलीजियस लाइफ जो है उसको हम 3 मुख्तलिफ स्टेजेस या 3 मुख्तलिफ दौर में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला दौर या पहली जो सेक्शन है या ज़िंदगी, वो जो डेवलपमेंट का पहला मरहला है वो ईमान का है, दूसरा फ़िक्र का है और तीसरा जो है डिस्कवरी कह लो या एक जिसको डिस्कवरी का नाम देते हैं। फेथ बुनियादी तौर पे एक डिसिप्लिन है इंडिविजुअल का या पूरे ग्रोह का, जो अनकंडीशनली एक कमांड को फॉलो करते हैं और उस कमांड के ऊपर तहत अपनी सारी ज़िंदगी चलाते हैं। अब महज फेथ के ऊपर रख के काफ़ी चीज़ें जो हैं इकबाल के मुताबिक सियासी या फिर समाजी तारीख़ में बहुत बुरे असरात रहे हैं। अगर आप सिर्फ ईमान पे, मतलब एतक़ादात जो हैं, एतक़ादात पे किनात करें और उसके आगे कुछ ना कहें, तो एतक़ाद, महज एतक़ाद इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके साथ एतक़ाद अगर आपका है तो उसका एक अक़ली पहलू होगा जो इस दुनिया को और इस मज़हब को साथ जोड़ के पूरे सिस्टम और सोसाइटी को एक्सप्लेन करने का एक तरीका जो निकलेगा
माकूल मुबाहिस होंगे कि अगर एतकाद अकीदा ये है कि खुदा एक है तो उसकी अकली दलील कोई होगी, अगर अकीदा ये है कि पैगंबर जो हैं हमारे आखिरी हैं तो उसकी अकली दलील होगी। ये तमाम बुनियादी चीज़ें हैं, इनको अपनी आम ज़िंदगी में माकूल तरीके से पेश करने का जो पूरा वो दायरा है वो जो है क्या कहते हैं रैशनल अंडरस्टैंडिंग है उसकी। मगर रैशनल अंडरस्टैंडिंग हमें अल्टीमेट सोर्स तक नहीं लेके जाती। तो जो तीसरी स्टेज है, थर्ड पीरियड जो है, वो एक मेटाफिज़िक्स को डेवलप करने में मदद देती हैं। मेटाफिज़िक्स का किसी को अंदाज़ा है सिंपली कि क्या है, बड़े आम लफ्ज़ों में? तबियत जो नहीं, नाम वो तो ट्रांसलेशन है, होती क्या है, क्योंकि ये चैप्टर उस पे है। नहीं, मेटाफिज़िक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि महज वो लफ्ज़ से लगता है क्योंकि मेटाफिज़िक्स है तो इसका मतलब ये है कि वो फिज़िक्स के अलावा कोई चीज़ है, इस तरह नहीं। आपका कोई किसी अच्छा, मैं इसीलिए उसे पूछ रहा था कि मुझे यही अंदाज़ा था। मेटाफिज़िक्स असल में एक कंफ्यूज्ड अब हो इसलिए गया है क्योंकि कांट की जो एक पूरी बहस है कि इज़ मेटाफिज़िक्स पॉसिबल, उस पर एक पूरी इसके ऐसे है, तो उसकी वजह से अब उस मेटाफिज़िक्स को तनकीद इस तरह होती है जैसे कि वो कोई मतलब एक माफूकुल फितरत चीज़ हो, मगर एसेंस की बहस जो है वो रैशनल होती है। इवन वननेस ऑफ गॉड की या एट्रीब्यूट ऑफ गॉड की बहस बहुत रैशनल बहस है जो सब करते आए हैं, वो किसी माफूकुल या मतलब इर्रेशनल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं, अरस्तु का काम जो है या इब्न सीना जो है उसकी जो मेटाफिज़िक्स है पूरी वो लॉजिकली कंसिस्टेंट आर्गूमेंट्स पे बेस करती है। हिंदी का मेटाफिज़िक्स जो है इसी तरह है, या इवन जहाँ तक मेटाफिज़िक्स जाती है। साइंस या वो जिसको हम एम्पिरिकल साइंसेस कहते हैं वो चीज़ उस इल्म पे मुश्तमिल है जो कि हमें 5 हवास से नज़र आती हैं या उन मशीनरी से नज़र आती हैं या महसूस होती हैं जिसके रिज़ल्ट हम क्वांटिफाई करके निकाल सकते हैं या किसी भी तरीके से एक मशीन के ज़रिए से उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो वो एम्पिरिकल साइंसेस उस पे हैं, कड़ी हैं। अब एक बहस और होती थी किसी ज़माने में जो अब भी है मगर फ़र्क रंग की है, वो ये है कि जो मादी चीज़ है उसकी एक आर्गुमेंट होती है कि इसकी एक एसेंशियल रियलिटी होगी या इसकी कोई हकीकत है और उसकी एक हकीकी शक्ल है। उस बात का मतलब ये है कि चीज़ें जो दिखती हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं वो बदलती रहती हैं, उनमें ख़ास कोई पैटर्न नहीं होता। जो चीज़ कांस्टेंट है वो एक लॉ होगा, एक कानून होगा जो इस पूरी चीज़ को कंसिस्टेंटली चलाती है। तो वो कानून या वो सिस्टमेटिक अंदाज जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर रही है उसको मेटाफिज़िक्स कहते हैं। जैसे अब आजकल एक जितने भी इस तरह के टर्म हैं उसके साथ मेटा लगता जाता है, जैसे मेटा नैरेटिव है या मेटा एथिक्स है। मेटा एथिक्स का मतलब ये होता है कि एथिक्स तो वो है जैसे कोई काम करना, इस तरह करना, उस तरह नहीं करना, नहीं, गुडनेस होती क्या है ये या गलत काम किसे कहा जाता है, मॉरल डिलेमास जो होते हैं वो किस तरह के, ये एथिक्स के डोमेन में आती हैं। लेकिन एथिक्स होनी कैसे चाहिए, जो पूरा पर्पस ऑफ एथिक्स या उसका पूरा स्ट्रक्चर होगा एक, वो एथिक्स में नहीं आ सकता, क्योंकि कोई सिस्टम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो हमेशा बाहर से उसकी एक जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो एक खारिजी उसूल लगेगा उसके ऊपर जिसको हम मेटा एथिक्स कहते हैं। वो प्रिंसिपल होंगी कि हम इस बुनियादों पे गुडनेस रखेंगे और ये सारा चीज़। मेटाफिज़िक्स इस फिज़िकल कायनात की जो प्रिंसिपल है, बुनियादी असूल जो हैं उनको डिटरमिन करने का तरीका क्या होगा? जी हाँ। अब कांट कहता है कि चूँकि जो जिसको हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट हैं वो ना, वो आइडियाज़ हैं या कॉन्सेप्ट हैं या जो वो रियलिटी है जो फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं होती, या वो हैं जो रैशनल चीज़ें हैं जो हमें दिखाई मतलब बीइंग दिखाई नहीं देती या
खुदा का है वो दिखाई नहीं देते, या कोई भी मिरेकल है वो दिखाई नहीं देते, या बिलीव्स हमारी हैं कोई ऐसी जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है वो दिखाई नहीं देती, वो फिनोमिनल नहीं है। हमारी जो जहन है वो फिनोमिना को जस्टिफाई कर सकती है, वो नोमिना को जस्टिफाई नहीं कर सकती। अगर हो या ना हो तो वो हमारे नॉलेज में नहीं आएंगी। तो जो हमारी नॉलेज में है वो या तो हैं ही नहीं मतलब जो ऐसी चीज़ जो फिनोमिनल जस्टिफाई ना हो एज ए फिनोमिना, या तो वो इल्यूजन है, या तो डिराइव्ड कॉन्सेप्ट्स हैं फिनोमिना के, जिसको हम हेगलियन टर्म में एपीफिनोमिना कहते हैं। जो सुपर रैशनल हो गया फिर वो? नहीं, एपीफिनोमिना सुपर रैशनल नहीं होता। एपीफिनोमिना ये होता है कि जैसे ये किताब नज़र आ रहा है, मेरा तसव्वुर इस किताब के हवाले से एक फिनोमिना है, मेरा तसव्वुर उस फिनोमिने के हवाले से जो होगा वो एपीफिनोमिना होगा, जो किसी और फिनोमिना पे डिपेंडेंट, उसका नोमिना जो होगा एक फिनोमिना होगा। खैर इस तरह का एक मेटाफिजिक्स जो है वो एक फिज़िकल वर्ल्ड की बेसिक उसूल है। अगर आपके पास सोर्स सिर्फ एम्पेरिकल हो तो वहाँ पे मेटाफिजिक्स ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे कांट कहता है कि हाँ अब मेटाफिजिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो इकबाल उस मोमेंट में आके उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि मेटाफिजिक्स एम्पेरिकल होंगी ही नहीं, और मेटाफिजिक्स रैशनल भी नहीं होंगी। आप अगर उसको कॉन्सेप्ट्स या कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो आप मेटाफिजिक्स की पूरी हालत को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि पूरे दौर में यही हुआ है, मेटाफिजिक्स कॉन्सेप्चुअली डिफाइन हुआ है। कांट के यहाँ रेशनैलिटी जो है उसका स्ट्रक्चर बदलता है, तो कांट के अंदर वो चीज़ें बदलती हैं, वरना उसके पीछे जितने भी स्ट्रक्चर हैं वहाँ पे मेटाफिजिक्स रेशनल रहता है। तो जो आखिरी पीरियड है मज़हब का, या आखिरी जिसको हम सबसे उम्दा तरीन स्टेज है वो डिस्कवरी है, या आप कह लें कि मिस्टिकल जो एक्सपीरियंस है जिसे वो कहता रहता है वो है। मिस्टिकल एक्सपीरियंस में हम ये होता है कि फ़र्द जो है वो साइकोलॉजिकली उस स्टेज पे पहुंचता है जहाँ पे वो उस मेटाफिज़िक्स को समझने की कोशिश करता है, और उसके आमने सामने एक इंटरेक्शन होती है उस मेटाफिज़िक्स के साथ जो अल्टीमेट रियलिटी के एक्चुअली वो है। समझ लें कि जो उसूल हैं और जो हकीकत है, फेथ, इकबाल के यहाँ 3 डिस्टिंक्शन हमेशा होंगी। एक पहला होगा जो रॉ मटेरियल्स होंगी जिसमें एम्पेरिकल चीज़ें आएंगी, तो हमारी इंफॉर्मेशन एम्पेरिकल के हवाले से। दूसरा उसकी जस्टिफिकेशन है जो रैशनल होगी। तीसरी जो है उसकी हकीकत है जो अल्टीमेट रियलिटी के साथ इन दोनों को एक कनेक्शन देती है, जो कि तीनों फिर एक चीज़ बनती है, क्योंकि ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो तीनों असल में एक ही चीज़ को जस्टिफाई कर रही होती हैं आसपास में। तो वो एसिमिलेशन जो है वो इल्हाम के ज़रिए या विजदान के ज़रिए वो हासिल होती है। तो इस चैप्टर में वो महज तीसरे वाले पीरियड ऑफ रिलीजन की बात करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो रैशनल को इतना वो नहीं करते। तो यहाँ तक कोई चीज़, हाँ मिस्टेक जो है फिर वो एंटिटी नहीं है, उसको रैशनली एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो इकबाल ने भी किया है पूरा। मतलब वो जो खुदा का तस्वुर है उसके साथ ज़मान का तस्वुर है, वो एक्सप्लेनेशन रैशनल है। ये एक मिस्टिकल बुक नहीं है, ये रैशनल किताब है। तो इसको जब आप एक्सपीरियंस करते हैं बाद में बयान जो होगी वो रैशनल होगी, और क्योंकि तीसरा बंदा जब उस बयान को जज करेगा वो किसी के एक्सपीरियंस को जज नहीं कर रहा होगा, वो किसी की लिखी हुई अल्फाजों को जज कर रहा होगा। उसमें जो ये बात कि वाकई में एक्सपीरियंस है या नहीं है वो तो उसको पता है, जिसने एक्सपीरियंस की है वही जज करेगा। वो भी सेकेंडरी तौर पे जज करेगा, उसको उस चीज़ की एक्सपीरियंस की एज एक्सपीरियंस असलियत नहीं पता होगी। मगर जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये रैशनली जस्टिफाई होगी। ये किताब चाहे इब्न क़य्यिम की जितनी कोई इल्हामी किताब हो, हमारे सामने हम उसको आर्गुमेंटेटिवली कि भी ये सही पेश किया है या नहीं किया है, अगर इसमें लिंग्विस्टिक फ़्लो है तो किताब ज़ाया है। अगर लिंग्विस्टिक फ़्लो नहीं है, मतलब किसी भी तरह के, अगर आप मिस्टिकल सिस्टम के अंदर इसको बिठा सकते हैं तो ठीक है। अगर मिस्टिकल किताब है वो अपनी एक डोमेन में जस्टिफाई होगी, और एक अपना उनका एक पूरा ट्रेडिशन ऑफ थॉट होगा कि वो किस तरह आर्गुमेंट्स या बयान पेश करते हैं।
तो यहाँ जो तीसरे जहाँ पे शुरू करते हैं, ये कांट के उसी ऑब्जेक्शन से शुरू करते हैं, और तो आगे जाके ये कहते हैं कि चूँकि मिस्टिकल जो पूरा ट्रेडिशन है या पूरी जो एक रिवायत रही है तसव्वुफ़ की, उसमें जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो पिछले 500 साल से या 300 साल जितने भी दौर हैं उसमें एक समझ लें जमूद आ गई है, और उस जमूद की बुनियादी वजह उसकी स्ट्रक्चर है कि वो महज तसव्वुफ़ के कवानीन को फॉलो कर रहे हैं और उसकी एसेंस तक पहुंचने से भूल गए हैं, और उस पूरे स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है अभी तक। तो उसकी बहुत सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो एसेंशली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। महज एक शेख है, उसके मुरीद हैं, वो ज़िक्र अस्कार करते रहते हैं, मगर उसमें वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ अब बाकी नहीं रही है। तो उसकी बुनियादी वजह इकबाल के यहाँ ये है कि उसमें एक एसेंशियल चीज़ है सिक्लूजन का, जो कि पूरे चीज़ को ख़राब कर देता है। दूसरी तकलीद की एक स्ट्रॉन्ग उसमें वो उसकी एसेंशियल नेचर है तकलीद करना, जो इंस्टीट्यूशनल मिस्टिसिज्म है, या ये करो जो सिलसिलावार जो मिस्टिसिज्म है। सिक्लूजन से क्या मुराद है आपने? सिक्लूजन मतलब किनारा कश होना। उसमें जो है सिस्टम जो है, हाँ, कानकाई में तकलीद एक बहुत अहम चीज़ है जो करनी होती है किसी तरीके से। तो उसमें वो जो एक फ़र्द की क्रिएटिव आज़ादी है कि वो जब सोचेगा उसको जस्टिफाई जो है आज़ादाना तरीके से करे, वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ एक ट्रेडिशन है, उसका एक एटीट्यूड है, और दूसरी उसकी वो जो उम्मीद है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर उसको ये चीज़ें मिलेंगी, वो उसको पाबंद रखती हैं ख़ास निज़ाम के, तो वो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन बन जाता है, फिर वो कंज़र्वेटिव होता जाता है। तो कंज़र्वेटिज़म जो है वो हमेशा इल्म के दरमियान एक हायल चीज़ होती है। तो जो अहम है इसकी, एक तो ये है अहमियत कि वो इनकम्युनिकेबल होगी जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस होगी। दूसरी इसकी ये है कि ये अल्टीमेट रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करती है। ये दो चीज़ें इस पीरियड की और अहम हैं, और ये दोनों इर्रेशनल हैं। इनकम्युनिकेबिलिटी का मतलब ये है कि वो एक इंडिविजुअली उसकी ग्रोथ होती है, वो इंडिविजुअली अपनी चीज़ को अपने एक एक्सपीरियंस के तहत जस्टिफाई कर सकता है, और कलेक्टिव वो उसकी आइडिया नहीं होता। ये एक सिंपल मतलब इसका वो राय है। मैं चीज़ें एम्बिगुअस अगर कर रहा हूँ तो चीज़ें एम्बिगुअस हो रही हैं, कोशिश करने की। अच्छा, इस दौर के असल में इस पे बहुत लंबी बात हो गई है, तो मैं उस तरीके से इंतुजियास्टिक नहीं हूँ दोबारा उस डिटेल में जाने की, क्योंकि वो मौजू यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर हम एक मज़हब को जस्टिफाई मानते हैं तो उसकी शक्ल किस तरह की होगी, और वो इस कायनात के अंदर उसी मॉडर्न स्ट्रक्चर के अंदर उसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता होगा। तो उसमें मिस्टिसिज्म को एक पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर में है, बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसकी, तो उसमें बड़ा उसका वो है। इस स्टेज की जो एंड पॉइंट है वो ये है कि उसको डायरेक्टली एक कॉन्सेप्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फहुड जो होता है उसको हो जाता है कि बैसियत फ़र्द एज ए इंडिविजुअल वो है क्या, और उसका पर्पज़ इस कायनात के साथ और उसका ताल्लुक़ सारा वो किस तरह का है। और ये एक्सपीरियंस इकबाल कहते हैं सबसे रियल तरीन, जो मतलब हकीकत का सबसे बेहतर जिस चीज़ की नुमाइंदगी है वो ये एक्सपीरियंस है। कांट ने इसी एक्सपीरियंस को यूं पेश किया है कि जो मज़हबी आर्गुमेंट है या मेटाफिज़िक्स है वो चूँकि रेशनली जस्टिफाई नहीं हो सकता तो वो रिडंडेंट है और वो गलत है। तो एक बहुत अहम चीज़ जो हमें मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस या लिखी हुई मिस्टिकल किताबों से मिलती हैं वो ये है कि एक और तरीका है
रियलिटी को जज करने का। ज़रूरी नहीं है हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ इंट्यूशन नहीं, रीज़न और एम्पेरिकल वो हों या सेंसेस हों। तो जो इंट्यूटिव साइड है उसकी, वहाँ से असल में हमें इस रिलीजियस आर्गूमेंट का अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह का है। तो उसको कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज में लेके आना एक अनजस्टिफाइड एक्ट है। दूसरी ये है कि जो साइंस का अंदाज़ बयान है वो कमोबेश उसी तरह का है जिस तरह का मज़हब का है। साइंस जिस तरह से अपने आप को पेश करती है वो कमोबेश करीब करीब दोनों जो हैं एक ही चीज़ हैं। साइंस इस एम्पेरिकल वर्ल्ड में रहते हुए इस एम्पेरिकल वर्ल्ड की तमाम खुसूसियात की या असलियत को पहचानने का एक इल्म है जो एम्पेरिकल साइंसेस हैं। मज़हब भी इसकी असलियत को पहचानने का इल्म है। दोनों असल को ऑब्जेक्टिव मानते हैं कि फ़र्द से खारिज चीज़ें हैं और दोनों एक मेथडोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं। इकबाल यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की बात करते हैं कि वैसे इकबाल के तस्वुर साइंस थोड़ा फ़र्क किस्म का है। वो कहते हैं कि साइंस में जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन कोई भी कुव्वत हो सकती है, एक कोई भी मटेरियल रिएक्शन हो सकता है, कोई वेवलेंथ हो सकता है, उसको महज इलेक्ट्रॉन कहना और इसको एक ये सारी खुसूसियात देना कि इस तरह ही इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। मतलब कोई चीज़ है, इवेंट हुआ है, आप इवेंट को देखते हैं और आप इवेंट को एक तरीके से परसीव करते हैं और उस परसेप्शन को मेथडोलॉजिकली डिफ़ाइन करके मुख्तलिफ स्टेजेस का एक नाम देते हैं। तो वो जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ इलेक्ट्रॉन किसी हरकत को बाइसत सिंबल भी इस्तेमाल हुआ होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन किसी भी मैथमेटिकल एक प्रिंसिपल के तहत उसकी पूरी नेचर डिफ़ाइन की होगी। इलेक्ट्रॉन हमें 19th सेंचुरी या फिर यूँ समझ लें कि प्री 19th सेंचुरी एम्पेरिकल अंदाज की चीज़ नहीं है जिसको हम कहते हैं कि हमारे 5 हवास से हमें मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन इससे नहीं मिलती। साइंस की मुख्तलिफ डेवलपमेंट हैं जिसमें उस अंदाज का एम्पेरिसिज्म ज़रूरी नहीं है। जैसे आजकल एक मशहूर आइडिया है डार्क मैटर का या ब्लैक होल का, यानी कि वो चीज़ें जो अभी तक एम्पेरिकली जस्टिफाई नहीं हुई, मैथमेटिकली जस्टिफाई हुई हैं, वो किसी हद तक साइंटिफिक फैक्ट हैं। मतलब उसके तहत साइंस को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके तहत उस नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या उस मैटर या फिज़िकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। वो और बातें कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको एम्पेरिकली साबित कर दें, मगर जब तक नहीं हुए हैं और सिस्टम के अंदर वो चल रही हैं, सही तरीके से उनके फंक्शन चल रहा है, तब तक वो मानी जा रही हैं कि वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इकबाल कहता है कि चूँकि साइंस में भी इस तरह की आज़ादी है कि वो ज़रूरी नहीं है एम्पेरिकल हो, वो अगर सिस्टम के अंदर चलता है और चल सकता है और चीज़ों को जस्टिफाइड तरीके से पेश कर सकते हैं, तो वो एक और आसरा ले रहे हैं एक एम्पेरिकल सिस्टम को जस्टिफाई करने के, जो कि रेशनल आर्गूमेंट है। अब साइंस का काम यह है कि वो एक ऑब्जेक्ट है उसका जिसको वो जस्टिफाई करती है, या यूँ समझ लें उनका ऑब्जेक्ट जो है वो एक कायनात है, मैं ये क्या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है पूरी, वो उसको जस्टिफाई कर रही है कि वो कैसे एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे क्या चीज़ें किस तरह हरकत करती हैं। मज़हब यहाँ पे एक ज़्यादा अहम किरदार इसलिए भी है कि मज़हब का ताल्लुक़ डायरेक्टली फ़र्द से है और फ़र्द यहाँ पे महज हकीकत को बाहर से देखता नहीं है, वो हकीकत को एक्सपीरियंस करता है और उसमें इन्वॉल्व होता है। वो ख़ुद अपने उस एक्ट के तहत इस एवोल्यूशन ऑफ नेचर में हिस्सेदार है उसको इवॉल्व करने के लिए, क्योंकि फ़र्द जब इवॉल्व होता है तो वो मज़ीद जो इंसान की एवोल्यूशन है वो आगे बढ़, चाहे कि फ़र्द क्यों इवॉल्व ना हुआ स्पिरिचुअली। तो वो एक बड़ी डायनेमिक चीज़ है, वो ख़ुद रियलिटी को चेंज करता है जब वो रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, मतलब पूरा एज ए होल पूरी जो नेचर है। ऑन दी अदर हैंड साइंस जो है वो एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर के तहत एक चीज़ को देखती है और उस तक भी पूरी तरीके से पहुंच नहीं सकती,
और बाहर से एक जनरलाइज तरीके से बहस करती है कि हाँ इसका ये मतलब है और इस तरह है। ये एक उन दोनों का आपस में एक रिलेशन है। तो जो अमल है वो साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली एक कॉन्टेक्ट है पूरी रियलिटी के साथ, और पूरी रियलिटी जो है उस अमल की वजह से, अगर वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस जस्टिफाइड हो तो उससे पूरी तय होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ इस आगे जाने से पहले एक चीज़ है जो ज़रूरी है समझनी। इकबाल जिस तरीके से साइंस को देखता है वो वैसे मतलब जायज़ तरीका नहीं है साइंस का, बिल्कुल भी ना जिस तरीके से उसका मिस्टिसिज्म का देखना जायज़ तरीका है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा समझ लें कि पर्पसफुल स्ट्रक्चर है इकबाल का। जैसे अगर आप ये मानते हैं कि इंडक्टिव सिस्टम जो है वो एक फ़र्द अगर इंडक्टिवली जस्टिफाई करने की कोशिश करे और वो तमाम उसके आसपास के उलूम उसके पास हों और तरीक़ेकार उसको मिल जाए तो बग़ैर किसी की मदद से वो उस नॉलेज के करीब करीब जा सकता है। तो वहाँ पे फ़र्द जो है इंडिविजुअली अपने कैरेक्टर के तहत वो डेवलप कर रहा होता है। तो इसी के तहत क्या कहते हैं उसको ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रक्चर्ड मिस्टिसिज्म की ज़रूरत हो, क्योंकि इकबाल के यहाँ ये है कि वो इंडिविजुअली मिस्टिकल ग्रोथ कर सकता है और वो सारा कुछ डेवलप जो है उस तरीके से कर सकता है। ये नहीं है कि इकबाल यहाँ पे गलत हैं। बात यह है कि जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुई हैं या जो एक लैंग्वेज क्रिएट हुआ है और वो पूरा जो सिनेरियो जिसको हम तसव्वुफ़ कहते हैं बहैसियत लैंग्वेज बहैसियत फ़िक्र वो उस इंस्टीट्यूशन की वजह से है। उस मिस्टिसिज्म को इस तरह एक्सप्लेन करने की बुनियादी वजह यह है कि वो इंस्टीट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हमेशा एक हायरार्की में एक्सप्लेन होती है। अगर उस हायरार्किकल इंस्टीट्यूशन को निकाल दो, उसकी सोशल एक असर है बहुत ज़्यादा उस तसव्वुर में। आप मिस्टिसिज्म में से उस सिलसिलाई तसव्वुर के असर को निकाल नहीं सकते और बहुत क्लोज एक्सप्लेन होते हैं चीज़ें। जब आप क्या कहते हैं तंजील और सहव की बात करते हैं कि यहाँ से इस स्टेज पे उस स्टेज दूसरी तीसरी में, या आप कुतुब की बात करते हैं तब भी उस हायरार्की की बात हो रही होती जो सिलसिलों में चल रहा होता है। जो इज़्ज़त है एक बड़े शेख की और पुराने उलमा की या पुराने उर्फ़ा की, वो इस सिस्टम को इस तरह एक्सप्लेन करने में मदद देती हैं। उस इंस्टीट्यूशनल चेन में चीज़ें हमेशा कंसिस्टेंट रहती हैं। अगर आप इस चेन को निकालते हैं तो पीछे के आर्गुमेंट जो हैं वो होते ही ना अगर ये चेन ना होता। एक तो बुनियादी जो चेन का एक सोशल असर है जो मतलब आर्गुमेंटेशन में आया है। दूसरी ये है कि जो ये सिलसिला है वो एक्चुअली इस स्टेज को या उस स्पिरिचुअल ग्रोथ को डिफ़ाइन करता है जो आज तक सारा जिस तरह माना गया है सारा मिस्टिसिज्म में। फ़र्द के हवाले से हमेशा कहा गया है कि फ़र्द जो है वो मुमकिन तरीके से भटक सकता है अगर वो आज़ादाना तरीके से। वो और बात है कि ये भी है कि कुछ मुमकिनात हैं जहाँ पे फ़र्द अकेले होता है और उसको अचानक से मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है और बग़ैर शेख के भी वो जा सकता है, मगर वो एक अमल करने वाला तरीका नहीं है। जो मतलब मजमूई बात है वो ये है कि अगर मिस्टिसिज्म में से उस स्ट्रक्चर को निकाल दो तो मुमकिन तरीके से 2 फ़र्द या 3 निकल आएंगे जो उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे, जिनको लगता होगा कि इकबाल का ये आइडिया सही है, जिनको लगता होगा या जो वाकई में इतने बड़े उलमा निकल आया है या हकीकत को इतने करीब से जानने वाले निकल आए, बड़े मोमिन हो गए, तो वो जा सकते हैं। मगर ये पूरी ट्रेडिशन, ये पूरा इतना बड़ा जो समझ लें कि जो लिटरेचर या इंटेलेक्चुअल ग्रो क्रिएट हुआ है पिछले दौर में या अब तक जो होते आ रहे हैं, वो कभी एक फ़र्द के तहत पॉसिबल नहीं था, वो जो पूरा इंस्टीट्यूट है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बात सिलसिलों के गिर्द घूम रही है या नहीं हो रही है। बात यह है कि
मतलब इस इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं थी। इंस्टीट्यूशन की इम्पोर्टेंस ये है कि जिस तरह कोई चीज़ एक्सप्लेन हो रही है उसके अंदर उस इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा असर है। चीज़ों को कंट्रोल करना, रोकना, यहाँ पे कहाँ बयान करना है, कहाँ नहीं करना, क्या तसव्वुर है क्या नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनली डेवलप हुआ है, वो फर्दन नहीं हुआ है। मतलब वो इस तरह नहीं है कि किसी ने कहा, मिसाल के तौर पर आज भी अगर कोई भी अगर साबित कर दे कि इब्न अरबी की जगह अहमद सरहिंदी जो हैं शायद सही नहीं थे उस तसव्वुर में, तो नक्शबंदी मुजद्दिदी उसे नहीं मानेंगे। वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस उस तरीके से करते हैं। मतलब ये सिर्फ नहीं है कि हम सिर्फ हठधर्मी में रह के किसी चीज़ को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। उस इंस्टीट्यूशन के एसेंशियल कैरेक्टर है वो पूरा फ़िक्र जो है, वो आइडिया जो है, और सारे लोग आगे आएंगे वो उसी में ऐड करेंगे। वो तोड़ते नहीं हैं चीज़ों को, अगर तोड़ेंगे तो एक फ़र्क चीज़ निकलती है उसको। दूसरी चीज़ ये है कि मिस्टिसिज्म के अंदर ऐसा नहीं है कि सिलसिलों ने चीज़ों को ख़राब कर दिया है। जिस किस्म के उलमा पिछले 300 साल में थे, इकबाल से 300 साल पहले, उस किस्म के उलमा इकबाल के दौर में भी थे। ये नहीं है कि नहीं थे। वो स्ट्रक्चर अपने आप को ना तब ख़राब कर चुकी थी ना अब वो ख़राब है। वो बात सिर्फ उसमें पूरी जो मिस्टिकल वो है उसमें यह है कि एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें तकलीद का वो जो सिलसिला है वो टूट जाए, और वो इंडक्शन के ज़रिए से टूटता है, जो आखिर सेकंड लास्ट चैप्टर में इज्तिहाद के ज़रिए से कहते हैं कि इज्तिहाद जो है, जिस तरह बग़ैर शेख के क्या कहते हैं वो हो सकता है क्या उसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, उस तरह ज़रूरी नहीं है कि मुफ्ती एक पूरे चेन को फॉलो करे फ़िक़्ह के। वो एक मुफ्ती है, आलिम है, वो सारे फ़िक़्ह को जानता है, वो कहीं से भी एक मज़हबी एक्सप्लेनेशन निकाल सकता है जो कुरान के बेसिक 3-4 उसूलों को जस्टिफाई कर सकती हो। उसी से आप एक पॉलिटिकल सिस्टम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसी से आप कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस माजी के पूरे हिस्ट्री को फॉलो करते रहें, आप उनमें से कुछ भी ना लें, मगर जस्टिफाई कुरान के अंदर हो रहा है तो एसेंशियली सारे एक जैसे हैं, पर्टिकुलरली ज़रूरी नहीं है एक जैसे हैं। दूसरी तरफ जो साइंस का ये वाला रवैया है कि साइंस एक ऐसी चीज़ है जो क्या कहते हैं फ़र्द का एक साइकोलॉजिकल इशू है, कि जिसे कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी साइंटिफिक बहस सामने आती हैं तो एक ऐसी बहस उभरती है जैसे डार्क मैटर है। लोग कहते हैं कि वो असल में नहीं है, उसका एक मैटर मावराए तसव्वुर एक वो है, आइडिया है, या साइंस जो है वो काफ़ी ऐसी चीज़ों पे यकीन रखती है जो कि हकीकत पे डिपेंड, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। ये कि साइंस जो है एक फ़र्द का तसव्वुर है। ये कांट के देन है पूरी, जो साइंस को उस तरह से लेना। इकबाल साइंस को एग्जैक्टली इसी तरह से लेता है कि ये फितरत को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है कि जिस तरह ऑब्जेक्टिवल हमें दिख रही है उस तरह उसको एक्सप्लेन करना साइंस कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड रिलीजन जो है उससे अगर आप मिस्टिकल एक्सपीरियंस तक पहुंचते हो, उसकी जो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसको आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हो, आप एज ए सेकेंड पर्सन एक्सपीरियंस नहीं करते। आप देख रहे होते हो कि हाँ हकीकत ये है और मैं यहाँ अलग खड़ा हूँ। ये दो जो रिलेशन है आपस में बड़ा क्लियर और वाज़ेह नज़र आता है, और वहाँ से मीनिंग और कोड ऑफ कंडक्ट जो है सारा डिफ़ाइन होता है, जिसकी वजह से मज़हब जो है एक उम्दा उस पे जाता है। मगर जिस हद तक एक मजहबी के लिए मज़हब सही है और वो ट्रू है, उतना ही किसी एम्पेरिकल साइंटिस्ट के लिए साइंस भी सही है। वो हकीकत को ऑब्जेक्टिवली रियल मान रहे हैं। अगर आप हकीकत को ऑब्जेक्टिवली रियल मानते हैं तो वो ग्रोह जो ये मानते हैं कि साइंस और मज़हब के दरमियान टसल नहीं है, वो असल में गलत हरकत, गलत बयान देते हैं। साइंस किसी भी ऐसी चीज़ की जस्टिफाई को नहीं कर सकती, जस्टिफाई जो एम्पेरिकल या मैकेनिकल सिस्टम से बाहर हो। मैकेनिकल मतलब यह है कि कोई मशीनरी उसको एक्सप्लेन ना कर सके।
वो कभी भी नहीं कर सकती। वो मतलब यूँ समझ लें कि उसके स्ट्रक्चर की बुनियाद इस पर खड़ी है कि हम एक और सोर्स ऑफ नॉलेज को नहीं लेंगे। अगर हम एक और सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सप्लेन करें तो एक अनएक्सप्लेनेबल चीज़ किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन हो सकती है। कोई भी ऐसी एम्पेरिकल इशू जो एम्पेरिकली आज जस्टिफाई नहीं हो रही, उसको ज़रूरी नहीं होता कि हम एम्पेरिकली जस्टिफाई करते हैं, उसको फिर हम इल्हाम के ज़रिए से भी कर लेते तो नताइज बहुत मुख्तलिफ होते और साइंस बहुत मुख्तलिफ शक्ल की हमें मिलती। तो साइंस इस तरह नहीं है कि वो एक साइंटिस्ट समझ रहे होंगे कि भी वो फ़र्द का एक तस्वुर है या इस तरह का कुछ है। वो एक बाकायदा ठोस चीज़ है और वो कभी अलाउ नहीं करेगी किसी और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को अंदर आने की, वरना वो गिर जाती है पूरी, उसका पूरा एसेंशियल नेचर ख़त्म हो जाता है कि भी किसी ऐसी चीज़ है जो ऑब्जेक्टिवली कोई और सोर्स है, अगर कोई और है तो तमाम मुमकिन सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ज़रिए नताइज हैं वो गलत हो सकते हैं, चाहे वो कितने ही जस्टिफाई क्यों ना दिखते हैं हमें, जब उसूली तौर पे। तो चीज़ें इतनी सादगी से नहीं हैं, चीज़ें मुख्तलिफ हैं। मज़हब का इकबाल के यहाँ ये भी है कि तसव्वुर के चूँकि वह हकीकत को करीब से देखती है और हकीकत को देखते हुए या एक्सपीरियंस करते हुए हकीकत को चेंज कर सकती है डायनामिकली, तो इसलिए मज़हब एक अहम चीज़ है साइंस से। मगर इस नेचर को अगर हम साइंस के और मज़हब के यहाँ देखें तो तब भी इकबाल की दलील इतनी अहम नहीं है इस हवाले से। अहम इसलिए नहीं है कि साइंस इस तरह के एक्सप्लेनेशन के अंदर ज़्यादा यूनिवर्सल आइडिया है, ज़्यादा इस लिहाज से कि साइंस एक फ़र्द का इल्म नहीं है, वो एक पूरे मतलब कायनात का सिर्फ नहीं, वो एक चेन दर चेन चलता है, उसमें किसी एक शख्स को हकीकत नहीं मिलती, उसमें सारे लोग उसमें ऐड करते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। तो जो पूरा ग्रोह होगा मज़हब का जो है वो ग्रोही तौर पे आगे नहीं जा सकता इकबाल के यहाँ, वो सिर्फ एक फ़र्द होगा, वो फ़र्द इंडिविजुअली एक चीज़ को हिलाएगा और हकीकत जो है उस फ़र्द की हद तक बदलती है। इकबाल का जो मजहबी किरदार है वो बहुत इनफरादी है, इस लिहाज से वो इतनी अहम चीज़ नहीं है जितनी फिर साइंस की ह्यूमनिस्ट नेचर अहम होती है। वो इस लिहाज से अपने ही आर्गूमेंट के अंदर मतलब एक कमज़ोर शक्ल बन जाती है कि मज़हब को इस तरह लेना। इसमें उसके दो बुनियादी तरीके हैं चीज़ों को जस्टिफाई करने के कि एक हम उन चीज़ों को लेते हैं जो नेचुरल फैक्ट्स को डिफ़ाइन करती हैं, दूसरी वो चीज़ हैं जो कि यूँ कह लें अल्टीमेट रियलिटी के जो फैक्ट्स हैं या फिर इनर एक्सपीरियंस के जो फैक्ट्स डिफ़ाइन होती हैं वो होती हैं। अब इकबाल के यहाँ चूँकि इनर एक्सपीरियंस से एक मेटाफिज़िकल फैक्ट जस्टिफाई हो सकता है जो कि इसी दुनिया का एक फैक्ट होता है, तो इस लिहाज से वो काफ़ी चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो एसेंस है सारी चीज़ों का, साइंस उस एसेंस तक पहुंच नहीं सकती, तो इसलिए साइंस को और मज़हब को हमेशा वो करीब करीब की चीज़ें हैं, उनका पर्पज़ एक है, दोनों मेथडोलॉजिकल हैं, दोनों जो हैं रियलिटी की तरफ मूव करती हैं। दोनों में बुनियादी फ़र्क सिर्फ यही है जो हम पहले कह रहे थे कि एक ऑब्जेक्टिवली देखता है और उसको चेंज नहीं कर सकता, दूसरा उसको ऑब्जेक्टिवली देखता है मगर उसमें इन्वॉल्व होकर देखता है कि उसको क्या करते हैं। तो इस लिहाज से इस दौर में इस स्ट्रक्चर के अंदर रह के मज़हब के इम्कान है और उसका बड़ा प्रैग्मेटिक वैल्यू है कि हम प्रैग्मेटिकली उसको एक बेहतर चीज़ है साइंस से, इसलिए मज़हब मतलब एक्सेप्ट करनी चाहिए। मगर जो लास्ट चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा था, जो आज की पूरी बहस का बुनियाद है, वो ये है कि इकबाल बहुत एम्बिशियस हैं साइंस को मानने के मामले में। हकीकतन चीज़ें इस तरह नहीं हैं, मतलब साइंस इतनी सादी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि हम दोनों एक साथ चल सकते हैं। उसका सिर्फ एक मुमकिन तरीका है जहाँ पे साइंस और मज़हब एक तरीके से चल सकते हैं। हम ये कहें, जो कि आजकल बड़ा स्ट्रॉन्ग राय है साइंटिफिक अप्रोच का, कि साइंस एक वर्ल्ड व्यू है, हकीकत नहीं है,
और मज़हब एक वर्ल्ड व्यू है, वो हकीकत नहीं है। वर्ल्ड व्यू मतलब एक जिस तरह की हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हम एक ख़ास तरीके की दुनिया को परसीव कर रहे हैं जिसको मज़हब ही कहते हैं, एक ख़ास तरीके की दुनिया को परसीव करते हैं जिसको साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव उलूम के ऊपर डिपेंडेंट है। इन दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। तो दोनों का बैक वक्त होना भी इतनी बड़ी बात नहीं होती। साइंस अपने डोमेन में रह के जस्टिफाई हो सकती है, कम्प्लीटली जस्टिफाई होगी। मज़हब अपने डोमेन में रह के कम्प्लीटली जस्टिफाई होगी, और दोनों पैरेलली चलेंगे, इनके दोनों का आपस में टकराव नहीं होगा। ना होने की बुनियादी वजह यह है कि ये दोनों रियलिटी नहीं है। अब ना मज़हबी ये मानते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, ना साइंस वाले ये मानते हैं कि ये रियलिटी नहीं है। आप जो टसल की बात कर रहे हैं बिटवीन, का कोई टसल नहीं है इन चीज़ साइंस के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब फ़िलोसफी आज भी जैसे कि काफ़ी लोग हैं